जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एक एक क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 के वास्तविक संख्याएं के बारे में, जिसका पार्ट 1 होने वाला है आज। ठीक, यह वीडियो बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। हमारे जो भाई 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। आपको 100% मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो से आप पूरे वास्तविक संख्याएं की बेसिक को आप सीख जाएंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर अभ्यास प्रश्नावली 1.1 है। इस वीडियो को बस देखने के बाद आप प्रश्नावली 1.1 अपने खुद से लगाने लगेंगे। ठीक है ना। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। देखिए, हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिसको हम रिप्रेजेंट यानी कि दर्शा सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या कहां से कहां तक होती है? तो हमारी इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो हमारा वास्तविक चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, आपसे वास्तविक संख्या नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो उसी सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या में मुझे क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या में मुख्यतः 4 चीजों को पढ़ना है। पहला है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन जो कि बोर्ड एग्जाम में 80% चांस होता है कि यहीं से क्वेश्चन उठा कर दे देता है। यूक्लिड विभाजन में क्या किया जाता है? यूक्लिड विभाजन में आपको एचसीएफ निकालना होता है यूक्लिड विभाजन के माध्यम से। ठीक है ना। नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे नहीं निकाला जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रकथन और कुछ उदाहरणों द्वारा सिद्धांत। ठीक है ना। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अध्ययन इसमें किया जाएगा, वो आगे हम बताएंगे, अगले वीडियो में वो आएगा। इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन सिद्धांत का पूरा बेसिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, दूसरे वीडियो में यूक्लिड विभाजन पर जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और तीसरा हमारा है √2, √3, √5 को परमेय संख्या है, अपरमेय संख्याएं हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारा चौथा टॉपिक आता है परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक, तो इसमें शांत, अशांत, अनावर्ती और दशमलव संख्याओं को कैसे हम सिद्ध करें कि ये हमारी शांत है, ये हमारी अशांत है, ये अनावर्ती है, ये आपको चौथा वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आज हम बात क्या करने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80% चांस है कि यहीं से पूछता है। इस चैप्टर से यदि वास्तविक संख्या से बात की जाएगी, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो यूक्लिड विभाजन एक ऐसा टॉपिक है जहां से 100% 80% चांस होता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। और दूसरा ये हमारा होता है यहाँ से √2, √3, √5 को ही सिद्ध करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, इससे बाहर नहीं देगा। √7 को नहीं देगा, ये हम बता रहे हैं। ठीक, आपको या तो √2 दे देगा, √3 दे देगा, √5 को दे देगा कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि अपर में संख्या है। ठीक है ना। तो इसको सीखेंगे। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन की, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन। ठीक ठीक, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, तो इसको हम मुख्य रूप से इसको प्रमेय नाम देते हैं। प्रमेय के द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। ठीक है ना। प्रमेय, इसको हम प्रमेय 1 बोल सकते हैं, प्रमेय। तो बेसिकली वास्तविक संख्या में पहले यही स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको प्रमेय 1 ही बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन कलन विधि या एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन सिद्धांत बोलते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन को हम एल्गोरिथम का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, या तो यूक्लिड विभाजन का सिद्धांत बोल सकते हैं या एल्गोरिथम का सिद्धांत बोल सकते हैं। आपको एक टिप्पणी बताएंगे, उसको पढ़ लेना, आपके बुक में है। ठीक है ना, हम बता देंगे लास्ट में। अब देखो, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है इसके बारे में अब यहाँ से एकदम ध्यान से देखना, वीडियो को एकदम भाई ध्यान से देखना, जो हम बताएंगे उसको एकदम ध्यान से सुनना, और साथ के साथ इसको वीडियो को रोक कर नोट्स तैयार करते रहना। नोट्स मेरे भाई हम बता दिए कि भाई नोट्स जरूर तैयार करना, कुछ करना या ना, नोट्स तैयार करना, क्योंकि बहुत यादगार साबित होगा जब आप बोर्ड एग्जाम से पहले अपने नोट्स को रिवीजन करेंगे। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ऐसा ही नहीं बनाया जा रहा है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना इस वीडियो को। ठीक, नहीं तो किताब है यार, किताबी से पढ़ लोगे
लेकिन कुछ सीखने के लिए आए हो तो सीखो, ठीक है ना। देखो, दो धन पूर्णांक की बात की जा रही है। हमारे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक शून्य पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, +2 +3 +5 इन्फानाइट तक होता है, ये हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है ना। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -3 -2 -5, ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और शून्य एक अलग बस पूर्ण संख्या होता है, ये बस पूर्ण संख्या होता है, शून्य एक अलग होती है, शून्य पूर्णांकों के अंतर्गत नहीं आता, ये पूर्ण संख्या होती है। सिर्फ पूर्णांक हमारे दो ये 3 प्रकार के होते हैं, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक। अब आगे आओ, दो धन पूर्णांक ए और बी दिए हैं, तो यदि हमारे पास दो धन पूर्णांक ए और बी दिए हैं, तो दो अद्वितीय पूर्णांक पी और क्यू का अस्तित्व है, पी और क्यू का अस्तित्व है। अब इसका मतलब क्या है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए, वीडियो में खुद पता चलेगा यार कैसे क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, यूक्लिड विभाजन का मेन सूत्र यही है, इसी पर सारा खेल है, कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन को आपको सिद्ध करने के लिए नहीं देगा, ठीक। तो देखो, Q इजकल टू यानी कि बराबर BQ प्लस R। अब इसका मतलब हुआ क्या, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, आगे थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। जो जीरो है, जीरो से हमारा R जो है बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन में ध्यान रखना। ये जो हमारा R है वो जीरो से बड़ा या तो उसके बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा तो R होगा, प्लस जो हमारा B है वो R से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि सर भैया ये R क्या है, ये R क्या है, B क्या है, Q क्या है, इसके बारे में, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में आपको समझाते हैं, बताते हैं। जहां हमारा Q और R क्रमशः भागफल तथा शेषफल कहलाते हैं, ठीक है ना। भागफल, Q हमारा क्या है, भागफल है, R क्या है, शेषफल है। बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। आगे खुद समझ जाओगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना। ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि भैया हमको कुछ समझ ही में नहीं है, बस जितना बोल रहे हैं ना बस उतना सुनो, बस ध्यान से सुनते जाओ, जब सवाल करोगे तो खुद समझ में आएगा। आपने सवाल किया होगा, भाग किए होंगे ना, भागे के माध्यम से एचसीएफ को निकाला जाता है। इसमें बस यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते थे 6, 7, 8 में, एचसीएफ हम भाग विधि से ज्ञात करते थे। तो उसमें से एक भाजक होता था, एक भाज्य होता था, एक भागफल, एक शेषफल होता, बस वही यूक्लिड विभाजन में, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, इसी पर जैसे कि आपको एक सवाल दे दिया गया है 455 यानी 455 दे दिया गया है। अब इसको हमको यूक्लिड विभाजन से सिद्ध करना है। यूक्लिड विभाजन हम जब तक सिद्ध कर तब तक करते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ये शेषफल हमारा क्या है, R है, ठीक है ना। इसी को हम R बोले हैं, जिसको Q बराबर, इसको हम Q नाम दे दिए, ठीक, जो जिसको सिद्ध करने के लिए दिया, ठीक है ना। तो Q इसको नाम दे दिए। इसको देखो 42 × 10 यानी कि 42 गुणित 10 है, तो इसको हमने BQ नाम दिया है, BQ प्लस R दिया है। अब बात आती है कि हमने 42 × 10 + 35 यानी 42 गुणित 10 + 35 माने 35 को कैसे लिखें, हम कैसे लिख दिए भैया, अब ये तो हमको समझाइए। देखो हम समझाते हैं। जब भी आपको यूक्लिड विभाजन करना हो तो यूक्लिड विभाजन हमको क्या बोलता है, BQ + R के रूप में होना चाहिए, ठीक। पहली बात नोट करके लिख लो कि यूक्लिड विभाजन Q बराबर BQ + R के रूप में होता है, जहां हमारा R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरी बात, जो हमारा B है, B जिसको हमने भाजक बताए हुए हैं, ठीक। B हमारा क्या है, भाजक है। Q हमारा भागफल है, R हमारा शेषफल है, B हमारा क्या है, भाजक है। तो भाजक हमारा R से बड़ा होना चाहिए, 0 से भी बड़ा, R से भी बड़ा, और बस इतना ही, ठीक है ना। अब देखो,
455 है। हमको ऐसा सोचना है कि ये जो हमारा 455 है, हम भाग अब हमको देना है। तो अपने तरफ से केवल यदि 455 दिया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है, तो अपने हिसाब से सोचना होगा कि हम ऐसा किसी का पढ़ा पढ़ें, ठीक है ना, या टेबल पढ़ें, ठीक टेबल पढ़ें कि जो हमारा 455 है इसके बराबर या इससे कम हो जाए, परंतु अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे हम भाग में करते थे। ठीक है, तो वही हुआ कि 42 का जब गुणा हम 10 में करेंगे 420 होगा। यदि हम 11 बार कर दें तब क्या होगा? यदि 42 का गुणा हम 411 में कर दें तब क्या होगा? अधिक हो जाएगा 455 से। तो वही कर रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना कि जब हम 42 का गुणा 10 में करेंगे तो 420 होगा, लेकिन हमारे पास कितना है? 455 है। तो इसमें क्या हमारे पास कितने रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल हमारा 35 हो जाएगा। तभी तो हम 455 के बराबर करेंगे, तो वही हमारा आर बोलता है, आर हमारा शेषफल होता है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, ये जो है फिर इसके बराबर हम संख्या को करते हैं। अब हम कब तक करते रहेंगे? जब तक कि हमारा रिमाइंडर शून्य न आ जाए, तब तक हम करते रहेंगे। ठीक, उसके बाद हम 42 को इसके बराबर करते हैं। ठीक, उसके बाद 42 को फिर जो हमारा शेषफल बचा होता है उससे पाड़ा पड़ा जाता है, उससे हम टेबल को काउंट करते हैं। ठीक है, तो 35 का पाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि इससे या तो बराबर हो जाए या इससे कम हो, परंतु अधिक नहीं होना चाहिए। तो यदि हम 35 का पाड़ा 35 का टेबल काउंट करें, यदि 2 बार काउंट करेंगे तो 17 हो जाए, 70 हो जाएगा। ठीक है ना, 70 हो जाएगा, लेकिन 70 हो जाएगा, पर मुझे तो 42 चाहिए, या तो 42 के बराबर हो जाए या तो 42 से कम हो। ठीक है ना, तब देखो क्या करते हैं, हम 35 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो हमारे पास 35 होगा, और रिमाइंडर कितना बचा? 7 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 7 बचा। ठीक है ना, अब आगे आते हैं, फिर वही काम करें कि जो हमारा ये है बी क्यू है उसी को हम उठाकर इसके बराबर करते हैं। ठीक है ना, इसी को हम बराबर करते हैं। अब देखो हमारे पास 35 आ गया है। ठीक, अब हमारे पास 7 है, हम जब भी गुणा करेंगे जो हमारा शेषफल बचा हुआ है इसी से हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 35 आ जाए, ठीक, यानी 35 आ जाए, तो 7 का पढ़ा यदि हम 5 बार पढ़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। हाँ, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी या तो एक बार अधिक पढ़ोगे तो अधिक हो जाएगा, यदि कम पढ़ोगे तो कम हो जाएगा। यदि हमने क्या बोला, बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे, परंतु अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब हम 7 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाए। ये अपने तरफ से सोचना पड़ेगा, ये वाला चीज हमको अपने तरफ इसको उठा कर रखेंगे, फिर इसके बराबर करेंगे, या तो इससे कम हो या इससे अधिक हो, सॉरी इससे कम हो या इसके बराबर हो। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा यूक्लिड विभाजन का नियम कहता है। ठीक है, इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप याद रखें। याद करने की कोई जरूरत नहीं, पर उसको पढ़ लेना जरूर, अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि कोई रूल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, प्रश्नावली कल अगले वीडियो में स्टार्ट होगा। अब देखो हमने हमने महत्वपूर्ण पॉइंट डाला हुआ है। पहला चरण हमारा बोलता है सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन करते समय हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं जो कि हमारा इस रूप का है, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के रूप में है, जो कि पहले ही आपको समझा चुके हैं। पहला पॉइंट ये हमारा बोलता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ठीक, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। दूसरा हमारा पॉइंट ये बोलता है यदि r बराबर 0 है तो d पूर्णांक c और d का एचसीएफ है। यदि हमने यूक्लिड विभाजन करते समय r बराबर 0 ला दिया तो हमारा d और जो d पूर्णांक है, जो d है उसका c और d का एचसीएफ है। ठीक है, यदि हमारा 0, हमने क्या बोला, यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, एचसीएफ को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन इसमें करने का मेथड कुछ दूसरा है और उसमें दूसरा है। ठीक है ना, दोनों का आंसर एक ही आएगा। यदि आप भाग विधि से करेंगे तो वही आएगा, पर यूक्लिड विभाजन यदि आप एग्जाम में ऐसे करके आएंगे तो नंबर नहीं देगा एग्जाम में। आपको यूक्लिड विभाजन से ही करना पड़ेगा। यदि नॉर्मल पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करें तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो
आपको क्या दिया, यदि आर बराबर 0 है तो डी पूर्णांक और सी एचसीएफ होगा। यदि आर नॉट इक्वल टू 0, यदि आर बराबर 0 नहीं आया है तो वो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा। अभी आर बराबर 0 नहीं आया है तो अभी तक यूक्लिड विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी प्रक्रिया में काम को बोला है, तीसरी चरण में इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल का मतलब कि आर का मान 0 ना आ जाए, ठीक। इसी पर एक उदाहरण है, ठीक। अब इसको करो, समझाए हैं पहले वाला, देखो ध्यान से एकदम समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो उदाहरण हमारा पहला है, आपके बुक में दिया होगा उदाहरण पहला कि इतना मतलब 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट ऐसा ही पूछ देगा, ठीक है ना। उदाहरण बहुत जरूरी है मेरे भाई, लगाना बहुत जरूरी है। उदाहरण से ही देखा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, ठीक। हमने देखा है जब हमने बोर्ड का एग्जाम दिया था तो उसमें उदाहरण दे दिया था। अंडर रूट जो आपका 5 है ना, आपके बुक में दिया होगा अंडर रूट 5 इसी चैप्टर का, वो डायरेक्ट उठा कर दे दिया था, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि उदाहरण से ही पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे तब प्रश्नावली को लगाया जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करना है, पहले हमको देखना है इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है, ठीक। तो इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है, सबसे पहला पॉइंट को चेक करना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है। तो इसके बराबर हम करेंगे, सारे काम को इसी के बराबर करेंगे। तो पहले 12 5 6 7 6 इक्वल टू मतलब बराबर, नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। देखो अब उसके बाद इसको हम कहाँ रखेंगे, भाजक के रूप में रखेंगे, भाजक के रूप में। तो ये हमारा भाजक है, ठीक। अब हम ऐसी संख्या को सोचेंगे, ऐसी संख्या को सोचेंगे कि इससे कम या इसके बराबर हो जाए परंतु इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। इससे बराबर या कम हो जाए परंतु उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम कितने बार टेबल को काउंट करें इसके साथ, तो इसके साथ अगर तुम 4 बार पढ़ो, टेबल को काउंट करोगे तो इससे अधिक होगा, करके देख लो। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 बार हम पारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3 बार पारे को हम काउंट करेंगे, ठीक है ना, 3 बार काउंट करेंगे। उसके बाद 3 बार काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 बार काउंट करोगे, ठीक है ना, 3 बार काउंट करना पड़ेगा। 3 बार यदि आप पढ़े को काउंट करोगे तो कितना होगा हमारा 420 रिमाइंडर बचेगा। काउंट कर देख लेना, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगी इसीलिए थोड़ा जल्दी बताने वाले हैं, यदि आपको बस इसका ट्रिक पता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, तभी हम आपको बता रहे हैं। यदि आप 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो कितना होगा, 3 दूना के 6, 3 5 15, ठीक। अभी आपको बता रहे हैं, तीन बार हमने काउंट किया प्लस 420, ठीक है ना। अब का फिर हमारा दूसरा स्टेप हमने क्या बोला था कि ये वाले जो हमारा संख्या है, ये वाला जो हमारा संख्या है वो यहाँ पर उतर कर आएगा, इसके अब हम बराबर करेंगे। तो ठीक 4052 को हमने बराबर अब किया। अब इसके बराबर अब किससे पारा पढ़ना है, ये जो हमारा शेषफल है इसके साथ पारा पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ हमको टेबल को काउंट करना पड़ेगा। तो 420 का हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें कि या तो इसके बराबर हो जाए, या इससे कम हो परंतु अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कम होगा तो हम रिमाइंडर को रख लेंगे, साथ में रख लेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक। 420 का तो हम 9 बार यदि हम काउंट करेंगे, 9 बार काउंट करेंगे, ठीक है। 9 बार हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, कितना बचेगा यदि आप काउंट करके देख लेना। आपको बस हम ट्रिक सिखा रहे हैं भाई, ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि हम काउंट करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा
डिस्टर्बेंस, लेकिन हम अगले आपको जो बता रहे हैं ना, जो हमारा प्रश्नावली होगा उसमें पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, ठीक है ना, पूरा विस्तार। इसमें बस आपको सिखा दिया गया है, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। यदि आप 10 बार काउंट करेंगे तो आपका 4200 हो जाएगा यार। तो 4200 होगा तो ये सोचो 4200 हो जाएगा। यदि 10 बार आप काउंट करेंगे तो 42 बार हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। यदि हम 8 बार काउंट करें तो इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमको उतना बार पढ़ा पढ़ना है, उतना बार काउंट करना है कि जितना कि इससे या तो थोड़ा बहुत कम हो सके, ये नहीं कि पूरा, ठीक है ना। तो उसके बाद 9 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग 3600। जीरो होगा, 9 दूना के 18, 9 चौके 36, आपको 3680 हो जाएगा। 3680 मतलब 3600 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, हमारा रिमाइंडर लगभग 272 बचेगा, 272 होगा। अब फिर क्या करना है, हमको इसके बराबर करना है। तो इसके बराबर करोगे तो 420 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक। 420 के बराबर करना पड़ेगा। जब तक हम जीरो ना लाएंगे तब तक हम करते रहेंगे। चलो हम रेड वाली पेन ले लेते हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है ना। 420, अब देखो 420 हमने तो कर दिया 420। अब किसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, इसके हमारे शेषफल के साथ। तो 272 इंटू, अब कितनी बार पढ़ा पढ़े ताकि हमारा 420 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। एक बार पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार यदि पढ़ा पढ़ोगे तो आपका 420 से अधिक हो जाएगा, 420 से अधिक हो जाएगा। इसलिए यदि एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 148 शेषफल बच जाएगा, 148 शेषफल बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, फिर हम वही स्टेप हुआ, इसको यहाँ पर उतारेंगे, इसके बराबर करेंगे। तो 272 बराबर 148 से हम 148 से हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 148 से किसके साथ हम गुणा करें ताकि इससे बराबर या इससे कम हो जाए, परंतु अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमको एक ही के साथ गुणा करना पड़ेगा, एक के साथ गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, 148 होगा। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 148 के बाद कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा, 124 बचेगा, 124 बचेगा, ठीक। तो अब 148 को हमको फिर उतारना पड़ेगा, इसके पास रखना पड़ेगा, ठीक। 148 फिर 124 से गुणा करो, कितने बार करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा। क्यों एक बार करना है, 2 बार करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ तो 124, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 24 होगा। अब यहीं पर समझो, एक का गुणा यदि 124 के साथ करते हैं तो हमारा 124 आएगा, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो हम 24 को यहाँ पर रख लिए, ठीक है ना। 2 बार पढ़ते तो इससे अधिक हो जाता है, तो हमको अधिक नहीं लाना, बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए, लेकिन इससे कम हो जाए या तो इससे कम हो जाए, ठीक। अब देखो 124 को अपने पास रखें, यहाँ पर रखेंगे। फिर अब 24 से गुणा करो, 24 के साथ कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी बार, 5 बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। 24 पचे 100, कितना होगा, 24 पचे 5 दूना के 10, 5 चौको 20, 5 दूना के 10 और 2 12, 120 हो गया, ठीक। प्लस 4 को उतार देंगे, ठीक है ना। अब देखो फिर 24 को हम यहाँ पर रखेंगे, 24 को इसके बराबर करेंगे, 24 को, फिर 24 को इसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 बार, ठीक। 4 छका 24 अब प्लस 0, ठीक है ना। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन हो गया। यदि अभी भी 0 नहीं आता तो अभी भी इसको करते। अब देखो आपको आंसर कैसे लिखना है, कि देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि 40 2 और 12,576 का एचसीएफ का होगा, जो भाजक हमारा है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके साथ जो कि प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी आपको लगी। यदि आपको
नहीं समझ में आएगा तभी कमेंट करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद भी नहीं आ रहा होगा तभी बताना कि भैया मुझे पसंद नहीं आ रही है आपकी वीडियो, ठीक है? यदि पसंद आ रहा होगा तभी बताना, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यदि किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे यदि आपको ज़रूरत होगी तो, ठीक है ना? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय को पूछ सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। हाँ, एक बात और पूछे थे, यहाँ पर जो आपको दिया था C/D/Q+R, तो यहाँ D हमारा भाजक होता है, Q हमारा भागफल होता है, R हमारा शेषफल होता है, C हमारा भाज्य होता है। ठीक है? इसको अपने नोटबुक में भाई बहुत अच्छे से नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।